हाय हेलो एवरीवन। सो टेक्सटाइल गारमेंट स्पेस से तीन कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इन तीनों के Q3 के रिजल्ट आए हैं, सो नंबर्स देखेंगे एंड एक कंपनी का कॉन कॉल भी हुआ है, तो उससे हमको पूरे इंडस्ट्री के ऊपर एंड बाकी दो कंपनीज का कैसा आउटलुक है उसके ऊपर एक बेटर आइडिया मिलेगा, सो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो पर्ल ग्लोबल, केटेक्स गारमेंट एंड थॉमस स्कॉट, इन तीनों कंपनीज को हमने लास्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। एक अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी एंड अब देखते हैं इनका आगे का कैसा आउटलुक लगता है। तो पर्ल ग्लोबल से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मॉडल डिटेल में कवर किया है तीनों कंपनीज का, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो पर्ल ग्लोबल क्या करता है, ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो इनकी काफी सारी कंट्रीज के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज में इस कंपनी की प्रेजेंस है। इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, सेंट्रल अमेरिका, इन सारी अलग अलग कंट्रीज में कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी है। इनका क्लाइंट बेस अगर आप देखोगे तो काफी मार्की क्लाइंट्स हैं, मतलब जैसे जारा, वॉलमार्ट, गैप, ऐसे बड़े बड़े जो मार्की रिटेलर्स हैं वो इस कंपनी के क्लाइंट हैं। एंड इनका कहना है कि हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है, हमारा जो मेन एक मोड या एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आप ये बोल सकते हो कि हम अपने क्लाइंट्स को पूरा सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इनकी अलग अलग कंट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप है, तो इनको जिस भी क्लाइंट से ऑर्डर आता है, एंड लेट्स फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश में इनको उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में, एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस ऑर्डर को कंपनी शिफ्ट कर सकती है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर एंड यहां से उस ऑर्डर को कंप्लीट करके वो अपने क्लाइंट को शिप कर सकते हैं। मतलब पूरा एक जो सप्लाई चेन का सॉल्यूशन है वो ये प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिससे टाइमली अवेलेबिलिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो इनके क्लाइंट्स के पास में हमेशा रहती है। कंपनी का कहना है कि ये एक हमारा मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दूसरा, क्योंकि कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपनी सब्सिडरी सेटअप करी हुई है, इनका जो टैक्स एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो वो काफी कम है। अगर हम बाकी कंपनी से इसको कंपेयर करें, इनका पीबीटी से पैट में जो कन्वर्जन है वो काफी हाई रहता है। इनका नॉर्मली अगर आप टैक्स एक्सपेंस देखोगे तो 10 से 15% के रेंज में होता है, जिससे इनका कहना है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। ये दो मेन एडवांटेज है इस कंपनी के पास में। अब इनको लास्ट 3-4 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पा रही है। एक स्टीडी ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ है कंपनी का। नेक्स्ट 4 इयर्स का आउटलुक भी इन्होंने शेयर किया है, जहां पे ये 12 to 14 का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं वॉल्यूम टर्म्स में। 15 से 20% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू टर्म्स में, बिकॉज कुछ वैल्यू ग्रोथ भी आपका आएगा। एंड उसके साथ में इबिट्टा मार्जिन में कंपनी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। तो अगर आपका मार्जिन इंप्रूव होगा तो उसका मतलब आपका जो पैट का ग्रोथ है वो सेल्स के ग्रोथ से ज्यादा हाई रहने का चांस है। ये सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हमने इस कंपनी को लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। अब देखते हैं Q3 में इस कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या मेन हाईलाइट दिया है। थर्ड क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे पर्ल ग्लोबल का, तो जो रेवेन्यू है कंपनी का उसमें 45% की ग्रोथ है। अगेन जो गाइडेंस है इनका वो 15 से 20% का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा गाइडेंस है उससे मैं बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। पूरे 9 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो 28% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। अगेन यहाँ पे भी गाइडेंस को इन्होंने बीट किया है। और ये रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है 9 मंथ्स में, 3277 करोड़। अगर आप इनका पूरे FY24 का रेवेन्यू देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू था 3436 करोड़, और अभी 9 मंथ्स में 3277 करोड़ कंपनी रिपोर्ट कर चुकी है। यानी पिछले पूरे साल के रेवेन्यू का 95% कंपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है 9 मंथ्स में। एंड अभी एक क्वार्टर पेंडिंग है, ये जो ऑनगोइंग क्वार्टर है। तो मतलब बहुत हाई चांस है कि फुल ईयर बेसिस पे एक अच्छे ग्रोथ के साथ में कंपनी इस ईयर को एंड करेगी। देन इबिट्टा के अंदर अगर आप देखोगे तो 35% की ग्रोथ है थर्ड क्वार्टर में, और 9 मंथ्स में 25% की ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है कि सेल्स की ग्रोथ है 45%, इबिट्टा की ग्रोथ है 35%। यानी मेरे इबिट्टा लेवल पे मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, मेरा मार्जिन में इंप्रूवमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया, हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि क्योंकि ये कंपनी काफी सारे रीजन्स के अंदर एक्सपैंड कर रही है। जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स के अंदर इन्होंने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी है, बिहार में, देन आपका उड़ीसा के अंदर, MP के अंदर। उनका अभी रैंप अप हुआ ही नहीं है, उनका यूटिलाइजेशन अभी नहीं आया, जिसकी वजह से एडिशनल कॉस्ट इनको लेना पड़ रहा है। इसलिए इबिट्टा में वैसा ग्रोथ नहीं है जैसा हमको सेल्स में देखने को मिल रहा है। बाकी एक और पॉजिटिव चीज क्या है कि क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है कंपनी की। एंड बांग्लादेश के ऊपर अगेन अपडेट दिया है इन्होंने कि वहां पे इनके बिजनेस को कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ है, जो भी पॉलिटिकली सिचुएशन वहां पे हुई है। ये हमने एक्चुअली लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था। इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि बांग्लादेश में जो भी चीजें हुई हैं उससे जरूर जो कुछ बड़े गारमेंट्स एक्सपोर्टर हैं उनका उनका जो ऑपरेशन है उनको शट डाउन करना पड़ा है। कई कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, लेकिन उससे पर्ल ग्लोबल को ओवरऑल कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। इनका एक्चुअली थोड़ा बहुत मार्केट शेयर गेन होने का ही चांस बढ़ा है वहां पे।
सो इनका बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है बांग्लादेश के अंदर भी। जैन देखोगे आप लास्ट 2-3 ईयर से कंसिस्टेंटली रेटिंग इंप्रूव हो रही है कंपनी की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस किए। अगर आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो 25 से 30% रेवेन्यू कंपनी का इंडिया से आता है एंड बाकी 70-75% इनका बाकी रीजन से आता है। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो 35-36% की ग्रोथ है। इनकी टोटल कैपेसिटी है 90 मिलियन की एंड अभी कंपनी 54 मिलियन प्रोड्यूस कर चुकी है 9 मंथ्स के अंदर। तो मतलब फोर्थ क्वार्टर में भी एक अच्छा स्कोप है ग्रोथ का। देन प्रोडक्ट वाइज अगर हम स्प्लिट देखें तो 71% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो वोवन वाली प्रोसेस से आया है और निटिंग से 29% का रेवेन्यू है। इनका जो आउटलुक है FY 28 में जो इन्होंने शेयर किया है उसमें मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर हमारा ये जो रेवेन्यू स्प्लिट है ये 60-40 हो जाएगा। मतलब 60% वोवन एंड 40% निटिंग वाले प्रोसेस से आएगा। देन बाकी ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो ग्रॉस मार्जिन आप देखोगे कंपनी के वाई लेवल पे कम हुए हैं। इबिट्टा मार्जिन में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट और जो अदर एक्सपेंसेस है कंपनी के उसमें इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो कंपनी का जो पैट है उसमें 43% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो सेल्स की ग्रोथ है 45%, पैट का ग्रोथ है 43%। 9 मंथ्स में अगर हम देखें तो 28% रेवेन्यू ग्रोथ और 38% पैट का ग्रोथ, यानी ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं कंपनी के। एक अच्छा क्वार्टर यहाँ पे भी इन्होंने एंड किया है। अब कॉन कॉल में क्या हाईलाइट रहा है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट का कहना है कि जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है रेवेन्यू टर्म्स में वो अक्रॉस ज्योग्राफीज आई है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से या 1-2 कंट्री से ज्यादा ग्रोथ आया है एंड बाकी जगह डिक्लाइन देखने को मिला है, ऐसा नहीं है। अक्रॉस ज्योग्राफीज काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बांग्लादेश वाले टर्म में तो मतलब बांग्लादेश में जो इनका बिजनेस है वहां पे तो और भी अच्छी ग्रोथ है। वॉल्यूम टर्म में 30% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है इनको बांग्लादेश के अंदर। मैनेजमेंट का कहना है कि बांग्लादेश में जो चीजें चल रही थी उससे जरूर बड़े बड़े प्लेयर्स को इंपैक्ट हुआ है, लेकिन पर्ल ग्लोबल जैसे जो प्लेयर्स हैं इनको एडवांटेज हुआ है जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है। प्लस एक और लर्निंग भी मैनेजमेंट ने शेयर की है यहाँ पे कि ये जो पूरा जो पॉलिटिकली सिचुएशन हुआ है जो बांग्लादेश के अंदर जो भी ये अनरेस्ट वाली चीजें हुई हैं, इससे जस्ट पहले कंपनी वहां पे एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही थी एंड काफी हद तक ये क्लोज थे एक बड़े एक्विजिशंस को क्लोज करने के लिए। लेकिन ये जो पूरा सिचुएशन डेवलप हुआ वहां पे उससे मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे लिए एक बड़ा लेसन ये है कि ऐसे कंट्रीज में या ऐसे रीजन्स में अननेसेसरी ब्लाइंडली हम जाकर के कोई बड़ा एक्विजिशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं उसका मनी इनफ्लो कहाँ से आया। जैसे जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स को वहां पे इन्वेस्टिगेट किया गया, कईयों को अपना ऑपरेशन वगैरह शट डाउन करना पड़ा। सो उसमें काफी सारी फाइंडिंग्स निकल करके आई कि जो पैसा उन्होंने यूज किया वो गलत जगह से आया था, इरेगुलरिटीज थी उनके फाइनेंशियल्स के अंदर, मे बी पुराने गवर्नमेंट के साथ में उनके अच्छे लिंक्स थे या फिर जो नई गवर्नमेंट है वो उनको फोर्सफुली टारगेट कर रही है। तो इस तरीके की सारी चीजें निकल करके आई एंड उससे एक बड़ा लेसन हमारे लिए ये है कि ऐसे ब्लाइंडली जाकर के हम बहुत बड़ा एक्विजिशन नहीं कर सकते। अभी बांग्लादेश में एक्सपैंड जरूर करेगी कंपनी। इनका मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट कुछ मंथ्स के अंदर हम आपको एक बड़ा अपडेट देंगे। मे बी ब्राउन फील्ड ना होकर के ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन हम वहां पे करें, लेकिन एक्सपेंशन जरूर वहां पे करेंगे। ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने प्लान किया है बांग्लादेश के अंदर। तो वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी जरूर देख रही है एंड इनका इनका काफी कॉन्फिडेंस है कि बांग्लादेश का जो मार्केट है, जो एक्सपोर्ट का मार्केट है गारमेंट का, उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं आएगा। मतलब जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा डिस्कशन चल रहा था कि उनका मार्केट शेयर काफी तेजी से कम होता जाएगा, जो प्लेयर्स हैं ग्लोबली वो वहां से शिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, वैसा कुछ पैनिक देखने को नहीं मिला है। हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था, इनके कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा अल्टरनेट देखना स्टार्ट किया है, अपना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम करना शुरू किया है। लेकिन ऐसा कुछ पैनिक है कि एकदम से सारे प्लेयर्स वहां से एग्जिट करना चाहते हैं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। स्टेबल मार्केट है अभी भी। इनके मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप कॉस्ट एडवांटेज देखो तो वो अभी भी बांग्लादेश के पास में है। स्किल्ड वर्कर्स हैं वहां पे, एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं एंड इनफैक्ट जैसी रिपोर्ट्स पहले चल रही थी कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 7% से डिक्लाइन करेगा गारमेंट का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वैसा देखने को नहीं मिल रहा। इनफैक्ट उनकी गवर्नमेंट से जो डेटा शो किया गया उसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसा कुछ पैनिक वाला माहौल नहीं है वहां पे, लेकिन हाँ जरूर थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन हर एक प्लेयर वहां से कम करने को देख रहा है। ऐसे में पर्ल ग्लोबल के पास में एक एडवांटेज ही है, बिकॉज इनका जो प्रेजेंस है वो बांग्लादेश के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है एंड काफी सारी अदर कंट्रीज के अंदर है। तो ये पूरा इन्होंने हाईलाइट शेयर किया। देन डिमांड को लेकर के इनका कहना है कि यूएस में जो सिचुएशन है वो हर एक मंथ में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है।
जनवरी 24 का जो डेटा था उसमें हमने 17% का डिक्लाइन देखा था गारमेंट इंपोर्ट के अंदर, लेकिन वो ईयर एंड तक उसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। एंड आज के टाइम पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स तक 2 to 5% से जो यूएस का गारमेंट मार्केट है, रिटेल मार्केट है, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनकी मैनेजमेंट का कहना है एक्चुअली कि जो हमारा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है यूएस मार्केट के अंदर, हमने ये पहला वन ऑफ इवेंट देखा था जो लास्ट 2-3 इयर्स में प्ले आउट हुआ था। और उसका रीजन क्या था, एक्चुअली कोविड के बाद 21-22 में यूएस में डिमांड काफी अच्छे से इंप्रूव हुई थी, रिवाइव हुई थी डिमांड, एंड हर एक रिटेलर अच्छी ग्रोथ देख रहा था। और यूएस के रिटेलर जनरली क्या चीज फॉलो करते हैं कि इन्वेंट्री वो क्लीन रखना ज्यादा पसंद करते हैं। सो जो भी उनके पास पेंडिंग इन्वेंट्री होती है उसको मार्कडाउन करके वो क्लीन करते हैं। मार्कडाउन का मतलब क्या हुआ कि एमआरपी पे जो आपका प्राइस है उस पर आपने डिस्काउंट वगैरह दिया एंड अपनी इन्वेंट्री को आपने क्लीन रखा। लेकिन 21-22 में क्या हुआ कि सप्लाई चेन थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उनको। जो ऑन एन एवरेज जो उनके पास प्रोडक्ट डिलीवर होता था वो 7 डेज से 18-20 डेज तक हो जाता था, वो टाइम बढ़ करके 60-70 डेज तक चला गया। एंड क्योंकि उनके स्टोर पे फुटफॉल अच्छा था, कंज्यूमर का डिमांड अच्छा था, तो जो भी रिटेलर्स हैं यूएस के अंदर उन्होंने इन्वेंट्री बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सप्लाई में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बीच में यूक्रेन का आपका वॉर स्टार्ट हो गया और ऑयल के प्राइसेस सडनली काफी ज्यादा बढ़ गए। प्लस जो कंज्यूमर का डिमांड पहले काफी पॉजिटिव था, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वो डिमांड सेंटीमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। एंड इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो यूएस रिटेलर्स हैं उनकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। और लास्ट 1-2 साल हमने देखा कि जितने भी रिटेलर्स हैं उन्होंने सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस किया कि पहले इस इन्वेंट्री को क्लीन किया जाए। अब वो सिचुएशन काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है एंड धीरे धीरे वहां पे पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि नियर टर्म में हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड हमारा मानना है कि एक स्टीडी सस्टेनेबल ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा हमारे बिजनेस के अंदर। इन्होंने तो नेक्स्ट 4 इयर्स का गाइडेंस दिया है, बट जिस तरीके का डिमांड इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं और कंपनी का अगर आप कैपेक्स का प्लान देखोगे तो अगले 2 साल के लिए कंपनी 20% से अपने जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज करने का प्लान कर रही है। सो मतलब एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। इनका गाइडेंस है 15-20% का रेवेन्यू ग्रोथ का, 18-20% का इबिट्टा ग्रोथ का, क्योंकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा तो इबिट्टा में ग्रोथ अच्छा होगा। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि पैट का ग्रोथ आपका 25 से 30% तक रह सकता है अगर चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट करी इन्होंने। और पी अगर आप देखोगे स्टॉक का तो 28 के 30 के रेंज में इसका स्टॉक का पी मल्टीपल है, यानी एक अच्छी रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी है जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस करी थी। एक डिसेंट रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी लगती है स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर के ऊपर, केटिस गारमेंट। सो इस कंपनी को भी लास्ट क्वार्टर से हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था। क्यों ट्रैक करना स्टार्ट किया था? बिकॉज इनकी मैनेजमेंट ने एक तो काफी टाइम के बाद पीपीटी रिलीज करना उन्होंने स्टार्ट किया। कॉन कॉल वगैरह कोई होता नहीं है इनका, लेकिन पीपीटी इन्होंने रिलीज करना स्टार्ट किया और बहुत एग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस दिया था इन्होंने पूरे FY25 के लिए। सो इनकी मैनेजमेंट का कहना था कि FY25 में हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। इनका FY24 का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 615-620 करोड़ के बीच में रेवेन्यू था, और इस साल ये 60 से 65% का ग्रोथ टारगेट कर रहे थे अपने टॉप लाइन के अंदर। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि इस कंपनी ने क्वार्टरली गाइडेंस दिया था रेवेन्यू का। जैसे जनरली हम देखते हैं कि बिजनेसेस क्या करते हैं, पूरे साल का गाइडेंस देते हैं एंड उसमें उनका कमेंट्री रहता है कि ऑफकोर्स 1-2 क्वार्टर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट पूरे साल में हम ये एक पर्टिकुलर नंबर अचीव करेंगे। इनकी मैनेजमेंट ने हर एक क्वार्टर का गाइडेंस दिया था कि Q1 में इतना रेवेन्यू टारगेट है, Q2 में इतना है, Q3 में इतना है। और अभी तक हमने देखा Q1 एंड Q2 में जो इनका गाइडेंस था वैसा ही कंपनी ने अचीव किया। सो अब देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर के अंदर इनका कैसा रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले अगेन कोई पीपीटी तो अभी इन्होंने रिलीज किया नहीं है, सिर्फ नंबर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें 68% की ग्रोथ देखने को मिली है YOY लेवल पे, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। मार्जिन अगर आप देखोगे तो स्टेबल है, लास्ट ईयर 20% के मार्जिन थे, इस क्वार्टर में भी 20% का मार्जिन देखने को मिला है। एंड पैट कंपनी का 3 टाइम ग्रो कर गया, ऑलमोस्ट 15 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 41 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि इसमें एक टैक्स एडवांटेज भी मिला है, इनका जो टैक्स एक्सपेंस था वो लास्ट ईयर 47% था, इस क्वार्टर में अराउंड 27% है। लेकिन अगर आप पीबीटी लेवल पे भी कंपेयर करोगे तो भी कंपनी का पीबीटी जो है वो डबल हो गया YOY लेवल पे, तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ भी काफी अच्छी आई है कंपनी के अंदर। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? सो केटिस गारमेंट बेसिकली इन्फेंट्स जो होते हैं उनका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इन्फेंट गारमेंट मैन्युफैक्चरर है ये। तो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 24 मंथ्स तक के जो बेबीज होते हैं उनके ड्रेसेस वगैरह, एसेसरीज हो गए, जैसे सॉक्स हो गया, आपका ग्लव्स हो गया, कैप्स हो गया, ये सारी चीजें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। यूएस इनका मेन मार्केट है।
अब इनका भी अगर आप पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो काफी वॉलेटाइल रहा है रेवेन्यू के अंदर, अर्निंग्स के अंदर, मार्जिन के अंदर, लेकिन लास्ट 3-4 क्वार्टर्स कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। सो अब देखते हैं कि इन्होंने ओवरऑल गाइडेंस किस तरीके का शेयर किया था एंड अभी तक उस पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। तो ये अगर आप इनका गाइडेंस देखोगे FY25 का 1000 करोड़ का गाइडेंस है इनका, एंड Q1 में, Q2 में, Q3 में, तीनों में जो इन्होंने गाइडेंस दिए थे ऑलमोस्ट उसी के आसपास नंबर्स इन्होंने अचीव करे हैं। जैसे इस क्वार्टर में 280 करोड़ का गाइडेंस था, कंपनी का रेवेन्यू आया 276 करोड़, और अभी फोर्थ क्वार्टर में कंपनी 300 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है, जिससे जिससे इनका ये फुल ईयर का जो गाइडेंस है वो अचीव हो जाएगा। देन कंपनी का कहना है कि ग्रोथ कहां से आ रही है, तो चाइना और बांग्लादेश, इन दोनों का जो एक्सपोर्ट का मार्केट है टेक्सटाइल का वो $200 बिलियन का है। एंड जैसा चाइना +1 चल रहा है और साथ में हमने अभी देखा कि बांग्लादेश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, उससे इनका कहना है कि 10% जो है वो नियर टर्म अपॉर्चुनिटी है, मतलब वो मार्केट शिफ्ट होगा इंडिया की तरफ प्लस बाकी कंट्रीज की तरफ, तो 10% के आसपास की अपॉर्चुनिटी है। एंड उसमें केटेक्स जैसे प्लेयर को एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट शेयर कैप्चर करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, अभी इनका एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है केरला के अंदर, लेकिन ये तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं, सो जिससे इनका जो टोटल कैपेसिटी है वो 10.70 लाख पीसेस के आसपास पहुंच जाएगा पर डे। सो आपका आपका जो वॉल्यूम प्रोडक्शन है, जो कैपेसिटी है, उसमें एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन होगा, और उससे कंपनी कह रही है कि हमारा फुल प्रोडक्शन पे जो रेवेन्यू है वो 5000 करोड़ तक हम अचीव कर सकते हैं। यानी इस साल आप 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हो, ये वाला प्लांट जब फैसिलिटी आपको ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो पूरी कैपेसिटी आपकी रेवेन्यू की कितनी हो जाएगी, 5000 करोड़ के आसपास। और क्योंकि ये केरला से निकल के तेलंगाना के अंदर एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कुछ एडवांटेज भी है कंपनी को। जैसे आप देखोगे लैंड कॉस्ट जो है केरला के अंदर वो 5% कम है, सॉरी तेलंगाना के अंदर 5% कम है केरला के कंपैरिजन में। फिर लेबर कॉस्ट, वहां पे एक तो लेबर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, केरला में आप देखोगे तो यूनियन वगैरह के जो स्ट्राइक्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, तो लेबर की अवेलेबिलिटी भी एक चैलेंज होती है। तेलंगाना में लेबर कॉस्ट इनकी 50% कम है। वाटर कॉस्ट की बात करें तो 75% वाटर कॉस्ट कम है वहां पे। एंड क्योंकि तेलंगाना इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो इसलिए आप देखोगे कि वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। फिर लोकल लेबर, वहां पे स्किल्ड लेबर हैं, आपको ज्यादा ट्रेनिंग पे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। एंड जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है वो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, तो कुछ इंसेंटिव वगैरह का स्कीम वो भी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। सो ये सारे एडवांटेज मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो कैपेसिटी है वो तो एक्सपैंड होगा ही, यानी रेवेन्यू का पोटेंशियल तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन क्योंकि ये सारे कॉस्ट एफिशिएंसी आएंगे आपके बिजनेस के अंदर, तो आपका मार्जिन भी इंप्रूव होने का चांस है। अपने पीक पे ये कंपनी का जो मार्जिन है वो 30% से ज्यादा का रहता था। सो चांसेस हैं कि इन सारी चीजों की वजह से अगेन इनके मार्जिन और इंप्रूव हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये पूरा अपडेट है। केटेक्स गारमेंट का नंबर्स इन्होंने अच्छे रिपोर्ट करे हैं। अब इनका भी अगर आप डील या अपॉर्चुनिटी का बात करोगे, तो क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में अराउंड 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कंपनी का। सो अगर आप पैड देखोगे और फॉरवर्ड पी देखोगे स्टॉक का, तो यही 28 से 30 के आसपास निकल करके आता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ देखें तो पर्ल ग्लोबल के कंपैरिजन में काफी हाई पेस पे ये कंपनी ग्रो कर रही है, ऑलमोस्ट डबल पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है अपने टॉप लाइन के अंदर। इनका एक और ग्रुप कंपनी है केटेक्स चिल्ड्रन वेयर करके, सो उसका एक और टेक्सटाइल का डिवीजन है जिसको ये डीमर्ज कर रहे हैं, और फिर ये केटेक्स चिल्ड्रन वेयर को मर्ज कर देंगे केटेक्स गारमेंट से। सो थोड़ी सी और वैल्यू अनलॉकिंग जो बोलते हैं वो होने का चांस बन जाता है, एंड ग्रोथ वगैरह के चांसेस तो हैं। सिर्फ एक चीज जो है जो थोड़ा सा रिस्क वाले साइड पे आप ले सकते हो, कि इनके जो प्रोमोटर है मिस्टर जेकब, सो उनका पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है, एक उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी है 2020 करके। अब इसकी वजह से उनको केरला में पास्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, उनके बिजनेस को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। एंड एक्चुअली ये भी एक बड़ा रीजन है कि अभी जो ये बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो ये केरला में ना कर करके तेलंगाना के अंदर कर रहे हैं। हालांकि बिजनेस के इकोनॉमिक्स के वाइज अगर आप देखो तो ये बिजनेस के लिए अच्छा ही है, क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज कंपनी को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर क्रिएट करता है इस बिजनेस के लिए। प्लस उसके ऊपर से जो दूसरी चीजें जो एक थोड़ा सा और नेगेटिव साइड पे तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा एक चैलेंज लगता है कि ये कंपनी कॉन कॉल नहीं करती है। पीपीटी रिलीज करना भी इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, इस क्वार्टर का तो अभी तक पीपीटी भी रिलीज नहीं किया है। सो जस्ट ये नंबर्स वगैरह अपडेट करते हैं एंड उसी के बेसिस पे हमको पूरा आइडिया लेना पड़ता है। सो कॉन कॉल वगैरह कंपनी का होता नहीं है, ये एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, थोड़ा सा चैलेंज आप बोल सकते हो। बाकी बिजनेस का नंबर अच्छा है, कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 क्वार्टर से कंपनी अच्छा कर रही है,
एंड जो इनका गाइडेंस है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक पे लगता है। री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी तो इनकी भी अच्छी है, 28-30 का पी है। एंड अगर आप ग्रोथ देखोगे बिजनेस का तो 60-65% से बिजनेस ग्रो कर रहा है विद स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज। सो अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, थॉमस स्कॉट। इस कंपनी को भी लास्ट क्वार्टर से हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था। इनका मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब पर्ल ग्लोबल और केटिस गारमेंट जो है ये दोनों गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं। थॉमस स्कॉट जो है वो D2C मॉडल है। सो स्टार्टिंग में ये कंपनी भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। बीइंग ह्यूमन और भी कुछ जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। लेकिन 2021 से इन्होंने अपने बिजनेस में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया। जैसे हमने डेल्टन केबल का को डिस्कस करते हैं, हम ट्रैक करते हैं कि उनकी कंपनीज ने भी 3-4 इयर्स पहले एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया और अपना प्रोडक्ट सेगमेंट चेंज कर दिया। मतलब पहले वो कंपनी जो है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर फोकस करती थी, फिर उन्होंने हाई ग्रोइंग सेक्टर जिसमें आपका रेलवे है, ईपीसी है, वहां पे उन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया और बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आई, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई। सिमिलरली आप देखोगे थॉमस स्कॉट का जो पूरा जर्नी है लास्ट 10-15 ईयर्स का, तो उसको आप दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। पहला इनका 2021 तक का सेगमेंट जहां पे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बिलो एवरेज लगेगा आपको। इनका 2013 में रेवेन्यू था 21 करोड़ और 2021 में भी रेवेन्यू था 21 करोड़, यानी पूरा 8-9 ईयर्स का जो पीरियड है उसमें बिजनेस में कोई ग्रोथ ही नहीं थी, बिल्कुल एवरेज बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था। देन 2021 में इनकी मैनेजमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, खुद से प्रोमोटर्स ने फंड वगैरह इन्फ्यूज किया और इन्होंने D2C सेगमेंट के अंदर एंटर किया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ऑनलाइन रिटेलिंग का आपने ब्रांड देखा होगा काफी सारे मार्केट प्लेस पे, थॉमस स्कॉट के नाम से इनका ब्रांड है और भी 1-2 ब्रांड है कंपनी के खुद से। सो इन्होंने ऑनलाइन रिटेलिंग वहां पे स्टार्ट करी एंड उसके बाद अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो पूरा 360 डिग्री चेंज दिखता है इनकी परफॉर्मेंस में। FY24 में कंपनी का जो रेवेन्यू था, टॉप लाइन था, वो 90 करोड़ था, यानी 3 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 4 टाइम से भी ज्यादा ग्रो कर गया। मार्जिन जो पहले हार्डली 3-2% के मार्जिन होते थे, FY24 में 14% के मार्जिन हो गए और प्रॉफिट कंपनी का पहले हार्डली 1 करोड़ का होता था, लास्ट ईयर कंपनी का 10 करोड़ का पैट था, तो 10 टाइम ग्रोथ आई कंपनी के पैट के अंदर। ये सारी चीजें कहां से हुई, जब से कंपनी ने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया और D2C वाले सेगमेंट के ऊपर फोकस करना इन्होंने स्टार्ट किया। अब आज के टाइम पे जो हमने लास्ट इनका अपडेट देखा था कि कंपनी जितनी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह, इन पे ये अल्फा सेलर बन गया है। सो अल्फा सेलर बनने का आपको एडवांटेज क्या मिलता है, जैसे Amazon पे आप देखोगे क्लाउड टेल जो है वो एक अल्फा सेलर है। अल्फा सेलर बनने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो मेरा कमीशन शेयरिंग है वो काफी कम हो जाएगा Amazon और फ्लिपकार्ट के साथ में। तो जब तक मैं अल्फा सेलर नहीं हूं तब तक मुझे ई कॉमर्स पे कोई भी आइटम सेल करके जो मुझे रेवेन्यू आता है उसका मुझे काफी बड़ा पार्ट Amazon फ्लिपकार्ट को देना पड़ता है। लेकिन जब मैं अल्फा सेलर बन गया हूं तो उसका एक कम पार्ट मैं शेयर करूंगा, यानी मेरी रेवेन्यू शेयरिंग कम हो जाएगी, तो मेरा एडवांटेज बढ़ गया। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब एज अ कंज्यूमर अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ फैशन के रिलेटेड, तो उसमें थॉमस स्कॉट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब मुझे थोड़े से ऊपर लेवल पे विजिबल होंगे। प्लस जो आप देखते हो इन पे जो फेस्टिव डेज होते हैं, बिग बिलियन डेज और रिपब्लिक डे सेल, ऐसी जो सेल्स आती है Amazon फ्लिपकार्ट पे, उन पे भी इन अल्फा सेलर को एडवांटेज मिलता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, जहां पे इनके लिए थोड़ी सी विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट मेरा बढ़ जाएगा इससे। सो मे बी वो एक और चीज है जो इस कंपनी को एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रिपोर्ट करने में हेल्प कर रही है। अब इस क्वार्टर की बात करते हैं तो अगेन इनका भी पीपीटी वगैरह तो आता नहीं है। नंबर्स अगर हम डिस्कस करें तो थॉमस स्कॉट का जो सेल्स है वो 110% से ग्रो किया है YOY लेवल पे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स कितना आया, 45 करोड़। FY21 में पूरे साल में कंपनी का रेवेन्यू था 21 करोड़, यानी 3 साल पहले जो रेवेन्यू आप पूरे साल में जनरेट करते थे वो अब उससे डबल इस कंपनी ने सिर्फ इस एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर करा है। तो 110% का ग्रोथ है रेवेन्यू में। मार्जिन में एक्सपेंशन है, लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 7% के मार्जिन थे, अभी कंपनी के 12% के मार्जिन आए हैं। देन पैट अगर आप देखोगे तो उसमें 20-25% की ग्रोथ है, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला इस कंपनी को। उसका एक बड़ा रीजन है टैक्स एक्सपेंस। तो जैसे हमने केटेक्स के केस में डिस्कस किया कि उनको टैक्स एक्सपेंस का एडवांटेज मिला, इनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहा। तो ये कंपनी लास्ट ईयर तक टैक्स पे नहीं करती थी, सेम पैरामाउंट का जैसा केस था। अभी ये इन्होंने टैक्स पे करना स्टार्ट किया है,
तो इस क्वार्टर में अराउंड 33% का इनको टैक्स एक्सपेंस आया है। इस वजह से आप देखोगे कि प्रॉफिट में सिर्फ 20-25% की ग्रोथ है। अगर आप पीबीटी लेवल पे देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कंपनी का जो पीबीटी है वो ऑलमोस्ट 90% से ग्रो किया है। बाकी थोड़ी बहुत डेप्रिसिएशन कॉस्ट इनको इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, बट अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ अच्छा है। सिर्फ ये टैक्स एक्सपेंस बढ़ गया है, इसलिए हमको वो बॉटम लाइन पे वैसा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो नंबर्स बहुत सॉलिड इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखोगे तो Q1 हो, Q2 हो या Q3 हो, हर एक क्वार्टर में टॉप लाइन में बहुत जबरदस्त ग्रोथ रही है। इनफैक्ट इन तीनों प्लेयर्स में सबसे हाई पेस पे ग्रो करने वाला प्लेयर है थॉमस स्कॉट, लेकिन वही है, प्रॉफिटेबिलिटी पे वैसा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है इनका। अगर आप ओवरऑल डील देखोगे तो FY24 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 10 करोड़ के आसपास था। अभी लास्ट 9 मंथ्स में कंपनी 6.15 करोड़ का पैट रिपोर्ट कर चुकी है, लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में भी इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो बॉटम लाइन में बहुत बड़ा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो ऑन एन एवरेज 10 to 11 करोड़ का पैट रहेगा कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो उसके बेसिस पे अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो 40 से 42 का फॉरवर्ड पी बनता है, यानी इनका फॉरवर्ड पी केटेक्स और पर्ल ग्लोबल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन बिजनेस का ग्रोथ भी ज्यादा है। पर्ल ग्लोबल ग्रो करता है ऑन एन एवरेज 30-35% पे, केटस ग्रो करता है 60-65% पे, एंड थॉमस स्कॉट का ग्रोथ है 100 या 110%। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 70% के आसपास के रेट से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन वही है, सबसे बड़ा चैलेंज इस बिजनेस के साथ में भी ये है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो काफी कम है। मतलब पर्ल ग्लोबल पीपीटी भी रिलीज करता है, कॉन कॉल भी करता है। केटेक्स गारमेंट को अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ पीपीटी रिलीज करते हैं, वो भी फ्रीक्वेंटली नहीं, इस क्वार्टर का अभी तक आया नहीं है। और थॉमस स्कॉट का तो ना कॉन कॉल होता है ना ही पीपीटी आते हैं, सिर्फ कंपनी नंबर्स रिलीज करती है। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर इन कंपनीज के लिए, मतलब मेरे लिए चैलेंज क्या आता है इन कंपनीज के साथ में कि मैं इनका आज का परफॉर्मेंस तो देख सकता हूँ, लेकिन आगे का मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पे डिमांड किस तरीके का एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको लेकर के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे आप पर्ल ग्लोबल को देखो या बाकी कंपनीज को देखो, जरूर उनके कॉन कॉल को सुनकर के हमें सेक्टर का आइडिया जरूर लग जाएगा कि सेक्टर में डिमांड क्या है, सेक्टर में ग्रोथ है नहीं है। लेकिन अगेन हमने बार बार देखा है कि ऐसा कभी नहीं होता कि एक सेक्टर अगर अच्छा कर रहा हो तो उसमें सारी कंपनीज अच्छा करे, बिकॉज कई मैनेजमेंट होती है जो इनएफिशिएंट होती है, कई बिजनेसेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहां पे एक इंडिविजुअल मैनेजमेंट का कमेंट्री मिलना या फिर उनका कोई इंटरव्यू मिलना, थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह मिलना, वो एज अ रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा ज्यादा हेल्प कर सकता है हमको डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं जिनमें थोड़ा सा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है, वहां पे पर्सनली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा बेट लूं, बट ऑफ कोर्स री रेटिंग अपॉर्चुनिटी जरूर है, तो एक डिसेंट सा बेट लेके इनको प्ले जरूर किया जा सकता है। तीनों के वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो वो भी कंफर्ट है, ग्रोथ सबसे अच्छा है, एंड एक्सपेक्टेड है कि ये इंडस्ट्री आगे आने वाले टाइम पे इस पेस पे ग्रो कर सकती है, बिकॉज डिमांड अभी इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है। बाकी इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, पर्ल ग्लोबल का डिटेल कौन कौन एनालिसिस कर लेंगे और बेटर इंसाइट्स मिलेगी हमको इंडस्ट्री के बारे में। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।